तो हेलो गाइस, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लियर करने वाले हैं ESO 11 की यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 9 हम क्लियर करवा चुके हैं। उससे पहले की सारी यूनिट और आएगी यूनिट आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वहाँ से जाके बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शिक्षा की प्रक्रिया। प्रक्रिया से मतलब एक तरीके से प्रकार होता है कि शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं, आपको शिक्षा किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, उसके मतलब क्या क्या प्रकार हैं। तो देखिए, शिक्षा का जो है शब्दकोशीय अर्थ होता है चरित्र तथा मानसिक शक्तियों के विकास के लिए योजनाबद्ध शिक्षण। योजनाबद्ध शिक्षण से मतलब क्या है? देखिए, चरित्र मतलब आप समझ चुके हैं, जैसे व्यक्ति का कैरेक्टर होता है। मानसिक शक्तियों से भी आप समझ सकते हैं, उसके दिमाग की शक्ति, इन सभी चीज़ों की विकास करना, इसको ही शिक्षा का नाम दिया गया है। ये इसका शब्दकोशीय अर्थ है। योजनाबद्ध शिक्षण से मतलब होता है जैसे कि आपको कोई भी शिक्षा है एक योजना के तहत दी जा रही है। जैसे आप फिलहाल अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं तो आप ये भी किसी योजना के तहत ही कर रहे हैं। योजनाबद्ध शिक्षण का विशेष महत्व होता है, इसका जो है अलग जो है स्पेशल महत्व होता है। इसका अर्थ होता है विशिष्ट अर्थ। इसका विशिष्ट अर्थ होता है संकेत की ओर व्यवस्थित विधि। ये जो है शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है। शिक्षण मतलब आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षण कहलाती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विद्यार्थी जो है अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करता है। एक टीचर जो है विद्यार्थी को ज्ञान प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इस समय अपना शिक्षण कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया जो है औसत विद्यार्थी के स्तर, औसत मतलब होता है एवरेज स्टूडेंट, यानी कि हर तरीके से यहाँ पे विद्यार्थी एजुकेशन को देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है औसत है या फिर उसकी आयु मतलब एज, उसको ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यानी कि शिक्षा जो है विद्यार्थी के एक तो उसके स्तर को देखकर साथ साथ में उसकी एज को रखकर ध्यान में रखी जाती है। जब कोई विद्यार्थी जो है स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाते हैं, स्कूल कॉलेज आप समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें जाते हैं, तो वह औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये औपचारिक शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के दो ही प्रकार होते हैं। फिलहाल जो किताब में दिया गया है वैसे और भी हैं, इसमें सिर्फ दो ही दिए गए हैं, औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य समाज के अंदर रहता है, वो स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से या फिर इंस्टीट्यूट जाकर जो भी शिक्षा प्राप्त करता है डायरेक्ट टीचर के द्वारा, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन जीवन भर सीखने वाली भी शिक्षा होती है, यानी कि व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। व्यक्ति किसी खास उम्र में या फिर किसी खास अवस्था में नहीं सीखता, बल्कि वह जीवन के हर अनुभव से सीखता है। वो जीवन के हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह भी शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे केवल आप ही लाभ उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास शिक्षा है तो अपनी शिक्षा का आप ही लाभ उठा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। अगर आप दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, अपने अंदर शिक्षा को फीड करेगा, उसके बाद जो है सामने वाला व्यक्ति शिक्षा का लाभ उठा सकता है। दूसरी ओर किसी विशेष विषय की शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अन्य लोगों के साथ मिलकर शामिल होते हैं। संक्षेप में यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की एक प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के सारे ही तरीके को हम जो है शिक्षा का अर्थ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस अर्थ में जो हम शिक्षा का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द जो है समाजशास्त्री हैं, एक एमिल दुर्खाइम जो है आपके सोशियोलॉजी के बहुत तगड़े समाजशास्त्र हैं, और ये आपको मास्टर तक में भी मिलेंगे, इसलिए इनका नाम भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अगर आप एग्जाम में हाईलाइट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसका आपको मिल सकता है। एमिल दुर्खाइम के अनुसार जो है ये स्कूल की शिक्षा हो गई, जो कि अध्यापक तथा विद्यालयों में व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया से मतलब है इनका कि बच्चे को जो है एक समाज का सदस्य बनाना। ये जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, ये विद्यार्थी को जो है समाज का एक सदस्य बनाने में उसकी सहायता करता है। असल में बच्चे को जो है सही ढंग से समाज के अनुकूल ढालने में जो है विद्यालय में जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा को जो है फिर से घुमा के समाज के ऊपर ही जोड़ा गया है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है ये भी समाजशास्त्र ही है। परंतु यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली है कि यहाँ पे समाज के साथ तो उनको जोड़ के दिखाया जाता है, लेकिन सामाजिक विस्मयताएं भी बच्चों के अंदर काफ़ी देखी जाती हैं। यानी कि उनके अंदर ऐसी कठिनाई काफ़ी देखी जाती हैं जो बच्चों को जो है स्वयं को जो है स्कूल के अनुकूल ढालने में उनको कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, ये यहाँ पे इन्होंने बात कभी भी नहीं दर्शाई। तो ये इन्होंने इनकी आलोचना भी की है एक टाइप से एमिल दुर्खाइम ने। अब बात करें आगे, तो आगे आती है हमारी औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के दो प्रकार हैं,
औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए यहाँ मैंने कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप स्कूल में ग्रहण करते हैं, या फिर आप विश्वविद्यालय में ग्रहण करते हैं, या फिर आप विद्यालय में ग्रहण करते हैं, यानी डायरेक्ट जो टीचर आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाता है वो जो है औपचारिक शिक्षा होती है। तथा अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए, अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप स्कूल से ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है, ग्रहण मतलब कि अगर हम स्कूल से शिक्षा ग्रहण ही नहीं करते तो फिर औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। ठीक है, आपने अपने आस पड़ोस से सीखा, यानी कि आप मान लीजिए आपको पढ़ने का शौक़ है लेकिन आप स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी वजह से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, आप किताबें खरीद रहे हैं, आप उनको रीड कर रहे हैं। आपके अंदर शिक्षा तो अब भी है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये औपचारिक शिक्षा का ही एक पार्ट माना जाता है। ऐसे ही हम यहाँ बात करें, जैसे आप इस समय एक पाठ को पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप एक शिक्षा पद्धति में भाग ले रहे हैं, उसको जो है दुरुस्त शिक्षण कहा जाता है। दुरुस्त शिक्षा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुरुस्त शिक्षण वो होता है जो ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे आप इग्नू की बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें जो SOL है उसका, ठीक है, ये होती है दुरुस्त शिक्षा। ये आपको डायरेक्टली ही, इसमें मतलब आपको ज़रूरत नहीं होती स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, आपको सिर्फ डायरेक्टली फाइनल एग्ज़ाम ही देना पड़ता है, उसको हम दुरुस्त शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और आप उसमें किसी भी माध्यम में किसी भी क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। उसमें आप जो है अपनी स्वयं की ही जो आपकी किताबें हैं आप उनको खुद ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करते हैं, उसको हम दुरुस्त शिक्षा कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा का भी एक भाग होता है। हमारे देश में अगर बात की जाए अनौपचारिक शिक्षा का, तो इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को शिक्षित करना है। लोगों को शिक्षित करने से मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत हाई लेवल तक पढ़े लिखे हों। भारत में ये माना गया है विकिपीडिया के अनुसार कि मतलब अगर लोगों को शिक्षित करना है तो उनको कम से कम हिंदी पढ़नी आनी चाहिए और उनको अपना सिग्नेचर करने आने चाहिए, और वो इतना समझ सके कि यहाँ पे क्या लिखा है, बस इतना पढ़ने पे लोग शिक्षित माने जाते हैं। इनका कहना यह है कि इस तरीके से मतलब जो है गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, और जो विद्यार्थी गरीबी के हिसाब से औपचारिक जो गरीब के जो गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, वो विद्यार्थी भी यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे शब्द में ये वो लोग होते हैं जो या तो स्कूल नहीं गए हैं या फिर जिन्हें अपनी पूरी पढ़ाई वो अपनी नहीं कर पाए, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा है। इनका उद्देश्य सिर्फ कुछ नहीं होता, उनको पढ़ाना लिखाना होता है और वो औपचारिक शिक्षा से पद्धति से इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक बात और रखी गई है, भारत में 1975 और 1976 में जो है 25 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया था। ये पहली बार चलाया गया था इतना बड़ा कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा को लेके। अब तक जो है औपचारिक शिक्षा को लेकर चलाया जा रहा था, लेकिन बाद में जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना था। वंचित वर्ग मतलब वो है जो शिक्षा नहीं ले पाया, शिक्षा से वो रह गया, वो शिक्षा लेना चाहता था, उस वर्ग के लिए किया गया था सिर्फ। लेकिन राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल 1979 में चलाया गया और इसका उद्देश्य ये था कि 15 साल से लेकर 35 साल के जो व्यक्ति हैं जिनकी संख्या लगभग 100 करोड़ मानी गई थी उस टाइम पे, 10 करोड़ व्यक्ति को जो है साक्षर का बनाना था। साक्षर मतलब वही होता है कि विद्यार्थी जो है या फिर कोई भी आदमी जो है अपना नाम लिख सके और थोड़ी बहुत वो हिंदी पढ़ सके, इसका मतलब है कि व्यक्ति वो साक्षर है। ऐसे ही गांधी की एक नई तालीम, एक गांधी जी ने भी एक वो लिखा हुआ था, एक बता रखा है कि मतलब शिक्षा को किस तरह करना चाहिए। तालीम या फिर उसको बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। नई तालीम है उसके आधार पर भी कई ज़्यादा हुनर सीखने को मिले और उनके लिखने की जो पद्धति है वो अपनाई गई। इसमें पढ़ने वाले लोगों की सुविधा तथा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तथा पढ़ने का स्थान और समय अवधि ये तय करने का निश्चित किया गया था। लेकिन हम दुख की बात यहाँ पे एक और भी है कि भारत में जो पहला स्कूल खुला था उसको खुले हुए अब 150 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी 40 वर्ष के बाद भी देश की आधी जनसंख्या ही साक्षर हो पाई है। आधी जनसंख्या से मतलब है कि देश की 50% जनसंख्या ही साक्षर हो पाई है, जो पढ़ सकती हैं या फिर अपना नाम लिख सकती हैं। लेकिन इसमें एक दुख की बात यह है कि इस साक्षर महिलाएं में जो निरक्षर लोग हैं, यानी कि जो अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके या लिख नहीं सकते या फिर वो पढ़ नहीं सकते, उसमें जो है आधी से अधिक या तो महिलाएं हैं या फिर वो लड़कियां हैं।
भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास का इतिहास। शिक्षा प्रणाली के विकास का इतिहास, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहले क्या होता था कि गुरु शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। जैसे कि शिष्य बैठे होते थे और साथ में गुरु उनको ज्ञान देते थे। वो मौखिक रूप से होती थी, गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहले वो शिक्षा वैसे नहीं दी जाती थी, वो सिर्फ बोल के दी जाती थी, जैसे आप इस टाइम पे सुन रहे हैं। लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम सुन लें, वो ऑफलाइन माध्यम होता था बस। इस शिक्षा का मुख्य रूप वार्तालाप होता था। वार्तालाप यानी कि मुंह से जब बोली जाती है और बातचीत के आधार पर ही शिक्षा वो होती थी। लेकिन आगे चलकर यह परंपरा जो है ग्रंथों पर आधारित हो गई। ग्रंथ मतलब पांडुलिपि होती थी, लकड़ियाँ, उनके ऊपर लिखा जाता था। और साथ साथ में किताबें, पेज वगैरह का आविष्कार जब हुआ, उनके ऊपर भी वो लिखा गया। इनके चीज़ों के ऊपर वो आधारित हो गए, ग्रंथों के ऊपर। इससे क्या हुआ कि युद्ध कौशल से लेकर व्यक्तिगत नीति, अब यहाँ पे हर चीज़ इसमें नोटिस की जाने लगी। युद्ध कौशल या फिर व्यक्तिगत नैतिकता तथा कि सभी विषयों पर जो है गहन विचार विमर्श किया जा सकता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए यहाँ पे जो है ना, हमारे भारत समाज में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर रही है। यहाँ पे एक चीज़ और रही थी कि ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया था पढ़ने का, इसलिए बाकी जो वर्ग था वो वंचित रह गया, जिसकी वजह से आज हमें आरक्षण भी देखने को मिलता है। मैं आरक्षण के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इतिहास जो दर्शाता है शिक्षा प्रणाली का, वो यही कहता है कि ब्राह्मणों को ही स्पेशल पढ़ने की परमिशन थी, बाकी वर्ग को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि एक ही वर्ग आगे बढ़ता चले गया काफ़ी सालों तक, बाकी के जो वर्ग थे वो दबते चले गए। लेकिन अब जो है थोड़ी चेंजिंग हुई है और धीरे धीरे पाठशालाएँ खुलती गई, विश्वविद्यालय स्कूल में खुलते चले गए, और ऐसे अनेक घरों में पाठशालाएँ भी खुल गई जो लोगों को पढ़ाती थी। उनका उद्देश्य था लोगों को शिक्षित करना। 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो ब्रिटिश शासकों ने भी ध्यान दिया कि भारतीयों को शिक्षित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भारतीयों से काम ज़्यादा पड़ रहा था, जैसे कि व्यापार करने का, वाणिज्य या फिर नौकरशाही। लोगों को सहयोग इस चीज़ में लेना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने भी स्कूल खोले और विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट थे या इंडिया के जो लोग थे, उनको शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। यहाँ पे जो है प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे, जो कि उच्च वर्ग के जो लोग थे, जैसे कि जमींदार, व्यापारी आदि, अगली पीढ़ी को कुछ खास किस्म की भूमिका निभाने के लिए, इनको शिक्षण देने के लिए विद्यालय खोले गए। इसमें जो पाठशाला खोली गई थी, उसमें एक पुरुष यानी कि एक पुरुष अध्यापक होता था। वहाँ महिला अध्यापक बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि पहले महिला को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। पुरुष अध्यापक औसतन जो है 10 से कम विद्यार्थी होते थे। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है कि वहाँ जो विद्यार्थी होते थे उनकी संख्या एक उसमें 10 से कम होती थी। और लड़के आमतौर पर जो है 8 वर्ष की उम्र के बाद पढ़ना शुरू करते थे और 4 से 6 साल तक शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद वो शिक्षा को छोड़ देते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं होती थी। और साथ साथ में हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने ही नहीं दिया जाता था। तो शिक्षा में अब बात करते हैं असमानता की। शिक्षा का विस्तार जो है अगर बात की जाए तो यह पिछले 2 दशकों में ही हुआ है। दशक मतलब होता है 10 साल का, ठीक है। एक दशक 10 साल का होता है। पिछले 2 दशकों में ही इस शिक्षा के ऊपर जो है गहरा विचार किया गया है और शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिला है, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं को लोगों में और अधिक समानता लाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा के आधार और शिक्षा के समान अधिकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसमें मतलब क्या है कहने का, शिक्षा का अधिकार सबके पास नहीं था और शिक्षा का समान अधिकार, इन दोनों बातों में भी जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। शिक्षा सबके लिए समान शिक्षा एक संकल्प का आधार यह मान्यता है कि सभी विद्यार्थी एक समान है, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्पेशल वर्ग को शिक्षा दी जाए, बाकी को ना दी जाए, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए इसमें ज़मीन आसमान का अंतर बताया गया है। पश्चिम देशों की बात की जाए तो पश्चिम देशों में हमें थोड़ी अलग देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा के अवसरों में समानता पर बहस का मुद्दा बना हुआ है कि शिक्षा जो है समानता होनी चाहिए, जैसा गरीब है ऐसे ही और अमीर को, गरीब को समान शिक्षा मिले, किसी को शिक्षा अलग तरीके से ना मिले। वहाँ इस बात पर लेकिन अधिक ध्यान दिया गया है कि शिक्षा प्राप्त किस अंतर में की गई है। वहाँ पे इस बात पे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया गया कि शिक्षा की सुविधाएं सबको उपलब्ध है या फिर नहीं है। शिक्षा किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, कैसी शिक्षा है, सबको एक शिक्षा मिल रही है, समान शिक्षा नहीं। इस चीज़ के ऊपर पश्चिमी देशों में काफ़ी ज़्यादा बहस का मुद्दा ये वहाँ पे रहा है। ऐसे ही जो है अधिकतर विकसित देश हैं। विकसित देश वो होते हैं जो अपना विकास कर चुके हैं। उन देशों में भी शिक्षा के ऊपर सवाल उठाया जाता है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि शिक्षा के प्रति सभी बच्चों को है। वहाँ शिक्षा के नाम पर जो भी उपलब्ध है वो हर वर्ग और हर समुदाय या फिर हर समय एक ही कीमत पर
मिल सकती है या फिर नहीं, वहाँ पे इस चीज़ का जोर दिया गया है, ठीक है, ताकि सभी को शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है शिक्षा के संबंध में 1950 के दशक में जो है इंग्लैंड का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इंग्लैंड के कुछ समाजशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नौकरी पेशा लोग, क्योंकि शिक्षा सभी लोग तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो प्राथमिक शिक्षा भी विद्यार्थी नहीं ले पाता है। तो उनका क्या किया जाए। नौकरी पेशा लोगों के बीच जो है मध्यम वर्ग यानी कि लोअर क्लास के जो अन्य बच्चों की तुलना में लाभहीन रह जाते हैं, यानी कि वो लाभ बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं अन्य बच्चों की तुलना में। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके अध्ययन में ये कहा गया कि मध्य वर्गीय स्कूलों में बच्चा अपने आप को अपनी पारिवारिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार ढाल पाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो उनको अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही ढलना पड़ेगा। वो चाहकर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पारिवारिक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ अन्य समाजशास्त्रियों की भी मान्यता रही है इस चीज़ के ऊपर कि जीवन की उपलब्धियों में विस्मयता के लिए स्कूल शिक्षा की बजाय पारिवारिक परिस्थितियों में अंतर अधिक जिम्मेदार है। यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी देखा गया है कि हम कहते हैं ना कि एक तरह से हमने स्कूल खोल दिया लेकिन बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, तो वो तो हो गई उसकी बच्चे की जो शिक्षा की गलती नहीं है, उसमें गलती है विद्यार्थी की या फिर उसका परिवार जिम्मेदार है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल ही नहीं खुले हैं तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। स्कूल बहुत दूर दूर हैं, हम जा नहीं सकते, इतने दूर स्कूल हैं। वो चीज़ हो गई कि वो शिक्षा में थोड़ा अंतर किया गया है, या फिर शिक्षा हर कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा दूर दूर विद्यालय होने की वजह से। तो यहाँ पे जो है परिवार की स्थिति को काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार माना गया है इस चीज़ में, अगर ऐसा होता है तो। और ऐसा काफ़ी हर बार देखा भी गया है। इनमें विशेष रूप से शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना, इन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना। शिक्षा सामग्री आप जानते ही हैं, यानी कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है, किताब हो गई, कॉपी पेंसिल, ये सब उपलब्ध कराना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनको स्वस्थ बनाना तथा शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी जोर देना, इनके उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। हमारे देश में अगर शिक्षा संबंध के अध्ययन की बात करें तो हमारे देश में जो है जाति व्यवस्था की वजह से शिक्षा को जो पैर हैं एक तरीके से वो डगमगाए रहे हैं। वो एक वर्ग को ही शिक्षा मिली है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति, इन बच्चों के लिए जो है स्थान सुरक्षित किए गए। नेता इनकी जो है सुरक्षा, जो इनकी शिक्षण नीति है उनको शुरू करने का उद्देश्य भी यही था कि ये वर्ग जो है बाकी वर्ग की बराबरी कर सके, इसलिए उनको आरक्षण प्रोवाइड करवाया गया ताकि वो उनके बराबर ही पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सालों तक इसमें टाइम लग सकता है, इसी वजह से उनको आरक्षण दिया गया। और 1960 में यह स्पष्ट हो गया कि इनकी जो रियासतें हैं वो बढ़ती गई और असमान स्थितियों में जो है उनकी वजह से ही यहाँ पे हमें भेदभाव देखने को मिलता है। 2000 सालों तक हमारे भारत में ब्राह्मणों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था और किसी वर्ग को नहीं था। SC ST OBC किसी को भी इसका अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। इस वजह से 2000 सालों में जो हमारा भारत का इतिहास रहा पहले, उसमें बाकी वर्ग शिक्षा नहीं ले सका, जिसकी वजह से हमारे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो मतलब विद्यार्थियों में जो साक्षरता है वो काफ़ी कम रही। इसी वजह से अब जो है आरक्षण लागू किया गया और ताकि वो बाकी वर्ग के बराबर हो सकें। जब ऐसा गवर्नमेंट को लगेगा कि बाकी वर्ग बराबर हो चुके हैं, अब हमारा भारत ठीक स्तर पे है, हर व्यक्ति जो है साक्षर है, बिल्कुल पढ़ लिख सकता है अपना नाम, तो वो आरक्षण भी हटा दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो देखिए स्त्री शिक्षा जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई थी पहले। और स्त्री शिक्षा में मुख्य रूप ये था कि लड़कियों का घर का काम 45% ये घर का काम आया था और माँ बाप की लापरवाही 41% यहाँ पे परसेंट के रूप में दिया गया है। आप इग्नू की पेज नंबर 39 बुक पर भी देख सकते हैं, एक सरणी दी गई है उसमें आप देख सकते हैं। आर्थिक पिछड़ापन सबसे टॉप पे आया था, इसमें दूसरे नंबर पर आया था लड़कियों का घर का काम। ये चीज़ कुछ ऐसी थी जो लड़कियों को स्कूल भेजने नहीं दे रही थी, इसलिए स्त्री शिक्षा जो है वो थोड़ी सी कम रहे हमें देखने को मिलती है। स्त्री शिक्षा स्कूलों में लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियां दाखिला लेती हैं, इसलिए स्कूल जाने वाले बच्चों की सामान्य दर कम रहती है। परंतु इस एक लाइन से पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं आ जाती है। 1991 की बात यहाँ पे की जा रही है, 1991 की जनगणना की। तो 1991 सब लड़कियाँ जो है स्कूलों में दाखिला हो गई। एक तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 1995 में कहाँ पे होंगी, क्योंकि 1995 में
अधिकतर लड़कियां जो है खेतों में या फिर घरों में काम करने लगेगी। खेतों में मतलब है खेती करने से, उन खेतों में हाथ बटाने से। उदाहरण के तौर पर उन्होंने यहाँ बात बताई है 1975 और 1976 में। 1975-1976 में एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया कि 6 से 11 वर्ष की 66% लड़कियां जो है प्राथमिक स्कूल में दाखिला हुई। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट स्कूल, ठीक है, शुरू का स्कूल जो होता है, उसमें उन्होंने एडमिशन तो लिया, परंतु यदि हम 1980 और 1981 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इनमें से अधिकतर लड़कियां तब भी पहली ही कक्षा में थी, यानी कि वो कक्षा ही पास नहीं कर पा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। उन लड़कियों को जबकि छठी कक्षा में होना चाहिए था, लेकिन 29% लड़कियां ही सिर्फ छठी क्लास में दाखिला ले पाई और बाकी जो विद्यार्थी लड़कियां थीं वो अपने एडमिशन को आगे जारी नहीं कर पाई। इसका भी रीज़न यही था कि इससे पहले की बात की जाए तो स्त्री को शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी, जिस वजह से। और इसमें जो है मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो वैसे तो देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग लड़कियाँ इसमें शामिल हैं, जो कि शहर और गाँव दोनों ही परिवार की होती थी, लेकिन इसमें मुख्य रूप से गरीब लड़की थी। शहरों में भी गरीब लड़कियां रह सकती हैं और गांवों में भी। और साथ साथ में यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को भी कम स्कूल भेजा जाता था, ठीक है। और है लिखा है वैसे इसमें, मैं था बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम लड़कियों को भी कम स्कूल भेजा जाता था। मुस्लिम विद्यार्थी जो लोग थे वो भी लड़कियों को कम स्कूल भेजते थे। यहाँ पे एक वो बताया गया है साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कि महिला जो है 14.87% इसकी बढ़ोतरी हुई 2001 में। इससे पहले यह दर जो है 39.3% थी, जो अब बढ़कर 54.16% हो गई। जबकि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष की उसमें 11.72% की बढ़ोतरी हुई। पहले पुरुष जो है 64.3% थे, जो कि बढ़कर 75.8% हो गए। लेकिन 1991 में अगर हम बात करें तो 1991 की जनगणना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कुल मिला के 28.84% का अंतर था, जो अब 2001 की जनगणना में घटकर 21.70% रह गया। इतना कम ये हो गया 1991 से लेकर 2001 के बीच। हमें लगता है देखने में कि 1991 में तो ये रहा, अभी कुछ साल पहले की बात है, लेकिन उस टाइम पे भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही एक चीज़ और बताई गई है, वो है मुंबई की। मुंबई की गंदी बस्ती है। गंदी बस्ती से मतलब है कि गरीब लोगों की, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो उनकी एक गंदी बस्ती है। वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था और वहाँ पे देखा गया कि लड़के और लड़कियों के बीच की तुलना में 3 गुना अधिक क्यों हैं। पता लगा कि जो लड़कियाँ हैं वो एक, मतलब आप एक चार्ट बनाएंगे अगर इस तरीके का, तो इसमें जो अगर 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से का मतलब है कि लड़कियाँ और 3 हिस्सों का मतलब है लड़के। यहाँ पे जो है मेल लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और एक ही हिस्सा सिर्फ लड़कियों का वो पढ़ाई कर रहा था। इनका कहने का मतलब वही था, गरीबी के कारण वो अनपढ़ रह गए और वो कभी स्कूल ना जा सके। लड़के जो है कमाऊ भी होते हैं, इस वजह से लड़कों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने के लिए फिर भी एक बार को स्कूल तक उनको पढ़ा दिया जाता था, इसलिए उनका 3 भाग आता है 4 में से, एक ही हिस्सा लड़कियों को मिलता है। क्यों? उनको कहा जाता था कि लड़कियों को तो घर का ही काम करना है और लड़कियों की शादी हो जानी है, तो उसके बाद उनकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी वजह से लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया गया, ठीक है। तो यही है शिक्षा से अभिप्राय, और शिक्षा की जो ज्ञान की श्रेणी है आपकी यही होती है। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 11 शिक्षा संस्थाएं, उसको भी जल्दी हम क्लियर करवा देंगे। सारी यूनिट आपको नीचे मिल जाएंगी और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।